दिया। किताब से ज्यादा वो शीर्षक राय जी भी यही कर रहे थे, तो शीर्षक नकवी साहब ने दिया। जब उस समय पूरी किताब भी नहीं इन्होंने पढ़ी थी, जस्ट हमने एक उसका प्रीफेस बना करके भेजा था, उसको देख करके इन्होंने दे दिया था। तो उसमें हमने आसिफ भाई ने पूरी पांडुलिपि तैयार की थी। मुझे कुछ आता नहीं है इस बारे में, मैं लेखक नहीं हूं, मैं कहना चाहता हूं मैं एक पत्रकार हूं। अब मैं तो गांव का आदमी, मतलब उस समय हमारा आजमगढ़ जिला था, अभी मऊ जिला हो गया है। हम तो कभी बाहर निकले भी नहीं। जब हाई स्कूल इंटर कॉलेज तक पढ़ते थे तो हमको रेलगाड़ी में चढ़ना भी मतलब लगता था कहाँ जा रहे हैं। देश की बात तो कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अब संजोग ऐसा बना, पत्रकारिता के पेशे में आ गए, आपको किताब में मिल जाएगा पढ़ने को, तो फिर घूमने निकले तो फिर घूमते ही रह गए। अब इस देश में शायद नॉर्थ ईस्ट के एक दो राज्य मिजोरम और अरुणाचल को छोड़ दिया जाए तो पूरे हिंदुस्तान में शायद कोई भी राज्य नहीं होगा जहां मैं नहीं गया हूँ और सघन रूप से जाकर के वहां काम किया हो। मैंने काम किया है। फिर विदेश यात्राओं का है। पहली बार इंडियन एयरलाइंस की तरफ से आया कि साहब वो इनॉग्रल फ्लाइट जा रही है दुबई, तो उसमें आपको चलना है। मैंने कहा अरे तो बड़ा गजब है, पत्रकारिता में भी होता है क्या? तो फिर मैं गया वहां, देख जा करके आया, जो देखा समझा उस पर कुछ लिखा भी। इसके बाद जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति भवन बहुत ही नीरस बीच मानी जाती है। राष्ट्रपति भवन में फंक्शन होगा, कभी कैबिनेट का गठन या पुनर्गठन होगा, तो उसके अलावा तो कोई खबर वबर निकलती नहीं थी। लेकिन हम जाते थे लगातार, रेगुलर जा करके करते थे। तो एक बार जब कलाम साहब राष्ट्रपति बने तो पहली जो उनकी विदेश यात्रा थी एक राष्ट्रपति के रूप में, अबू धाबी, दुबई, सूडान और बल्गारिया। तो उसमें मेरा नाम आ गया कि साहब आपको चलना है हिंदुस्तान अखबार की तरफ से। मैं बड़ा खुशी हुई क्योंकि साहब कलाम साहब के बारे में बहुत सुनता था, जानता था, मतलब पढ़ता था। एक बार उनसे मिलने का या उनके साथ जाने का मौका मिलेगा तो हम चले गए। अब आपसे मैं छोटा सा बताऊंगा मुख्तसर में। हम लोग अबू धाबी, मतलब माना जाता था कि राष्ट्रपति के साथ जाना, प्रधानमंत्री के साथ जाना है, काफी दौड़ना धूपना पड़ता था। लेकिन राष्ट्रपति के साथ जाना मैंने प्लेजर ट्रिप है, जाके आराम कीजिए, घूमिए टहलिए, खाइए पीजिए और लौट आइए। लेकिन पहले दिन जब हम लोग गए अबू धाबी गए तो हम लोग तो अपने होटल में पहुंच गए, लेकिन कलाम साहब का पता नहीं था। रात को 12-1 बजे तक उनका कोई पता नहीं था। सुबह जो हम लोगों ने पूछा सर, तो उन्होंने कहा कि नो, मैं एयरपोर्ट से चला गया था, एक वहां डिसैलिनेशन प्लांट है, वहां पे खारे पानी को पीने योग्य बनाते हैं, तो मैं चला गया था उसको देखने के लिए। तो रात के 12-1 बजे तक मैं वहीं देखता रहा। गजब आदमी है भाई, ऐसा तो राष्ट्रपति कभी सोचा भी नहीं था। सबने भी नहीं सोचा था कि ये आदमी आएगा, सब लोग स्वागत किए, सब कुछ कर आराम करेगा, फिर अपना प्रोग्राम चलाएगा। उसके बाद मैंने तय कर लिया कि नहीं, यहाँ कुछ अद्भुत और होने वाला है। तो मैं बहुत नोटिस जो है लेना शुरू कर दिया बड़े करीने के साथ, और फिर उस देश के बारे में, समाज के बारे में, इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में, जहां जहां गया उन देशों के बारे में मैं लिखता गया। अब पता नहीं, हिंदी तो वो नहीं पढ़ते थे, लेकिन हिंदी का अनुवाद इंग्लिश में करवा करके हो सकता है उनके सामने रखा जाता होगा। तो जो अगली ट्रिप उनकी बनी, मैं शायद अकेला ही खुशनसीब रहा हूंगा जिसको अगली ट्रिप में भी मौका मिल गया राष्ट्रपति के, नहीं तो बाकी अखबारों से मुझे आते ही रहते हैं। और साहब उनकी तरफ से कहा गया कि जयशंकर गुप्ता मस्ट टेक अपनी ट्रस्ट। तो साहब उसमें हम लोग गए, रूस में मॉस्को गए, ये सेंट पीटर्सबर्ग गए, फिर स्विट्जरलैंड गए, आइसलैंड गए और यूक्रेन गए। वो यूक्रेन उस समय फोरकास्ट किया था, लिखा आपको शायद किताब में मिलेगा कि जो जिस ढंग से उसने विकास किया है अपना पेरेस्ट्रोइका के बाद और ग्लासनोस्ट के बाद, और अकेले सॉवरेन कंट्री के रूप में जो खड़ा हो रहा है, यूरेनियम के जो भंडार हैं उसको देख करके, और रूस के साथ जो उसकी अनबन चल रही है अंदर, तो वो आगे विस्फोटक भी हो सकती है। तो वो इनके साथ हो गई यात्रा है। आप सोचिए, कल्पना करिए कि जैसे अभी नकवी जी ने बताया ना कि जो मोती चुनने का काम करते थे लोग, एक वहां पे जो अलबुर्ज होटल है उसके सभागार में मीटिंग हो रही थी दुबई चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के साथ। तो कलाम साहब बोलते बोलते उन्होंने कहा कि साहब, जैसा इन्होंने बताया कि क्या था यहाँ अबू धाबी या दुबई में, क्या था, रेगिस्तान थे। लेकिन 2 शेख ऐसा मिले जिन्होंने
पहचाना कि नहीं यहाँ पे तेल जो है उसको हम लोग एक्सप्लोर करके काफी बढ़ सकते हैं। तो तेल की गुलामी चल गई, डॉलर पेट्रोल डॉलर आ गया। लेकिन ये पेट्रोल डॉलर लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये तो खत्म हो जाएगा। तो कलाम साहब ने कहा कि थिंक अबाउट सन। फिर कहा कि नहीं, सन की ऊर्जा भी है, वो भी अक्षुण्य नहीं है। हालांकि चिंता मत कीजिए, अभी कई हजार साल लगेंगे जो उसको खत्म होने में, ऐसा उन्होंने कहा। तो फिर कहा कि नहीं, लेकिन ऐसा क्या है जो कभी खत्म नहीं होगा? तो उन्होंने कहा कि वो है नॉलेज, ज्ञान है जो कभी खत्म नहीं होगा। और वी हैव नॉलेज, यू हैव वेल्थ, बोथ कैन मेक बेटर वर्ल्ड। ये इतनी तालियां बजी, जो दुबई के शेख लोग थे, इतनी तालियां बजी उस बात पे लेकर के। और उसी के बाद से डिसलिनेशन प्लांट का काम, उसको भी उन्होंने बताया था कि आपका जो है वो थोड़ा महंगा पड़ रहा है, इसको अगर सोलर एनर्जी से लेंगे तो काफी अच्छा होगा। तो इस तरह का रहा। इसी तरह से फिर एक बार हुआ कि साहब अमेरिका जाने का निमंत्रण मिल गया, तो अमेरिका चले गए। अमेरिका को भी देखा, समझा, उसको भी अपने हिसाब से मैंने लिखना शुरू किया। आइसलैंड के बारे में जब हम गए तो वहां 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात होती है। तो जिस समय हम गए उस समय दिन ही दिन था। मतलब हमने हिंदुस्तान अखबार में लिखा था आधी रात का सूरज, और आधी रात को हम समुद्र के किनारे टहल रहे थे और सूर्य एकदम सर पे खड़ा था। तो वो सारी चीजें थी, वहां का जो सामाजिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में सारी बातें थी। उसी समय जब मैं कभी अपनी तकरीर में कहता भी हूँ कि हम पूछे लोगों से कि साहब यहाँ अखबार नहीं पढ़ते हैं लोग, क्या टीवी में कोई न्यूज नहीं आती है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं साहब आती है, एक न्यूज आती है जो सब लोग देखते हैं। हमने कहा क्या होती है? रात में 9 बजे होती है। तो कहा नेकेड न्यूज होती है। नेकेड न्यूज क्या है? हर न्यूज ब्रेक के बाद एंकर लेडी एक कपड़ा उतार देती है और न्यूज आइटम खत्म होते होते पूरी तरह से निर्वस्त्र हो जाती है। साथियों, जिस समय की बात कर रहा हूं मैं, उस समय आइसलैंड पर कैपिटा इनकम के मामले में दुनिया में नंबर 1 था। उसके बाद जब दुनिया भर में आर्थिक मंदी का दौर चला तो सबसे पहले एज ए नेशन दिवालिया होने वाले देश का नाम था आइसलैंड। क्यों? क्योंकि लोग टेलीविजन पे नंगी लड़कियां देखते रह गए, नेकेड न्यूज देखते रह गए। हमारे यहां भी कई बार ऐसा होता है कि हम क्या से क्या हो रहा, हम क्या क्या दिखा रहे हैं अपने टीवी चैनलों पे, क्या दिखा रहे हैं। लंबी बहस हो सकती है, इस पर तो चर्चा नहीं करूंगा मैं। तो इस बार अमेरिका गए, उसके बाद फिर एक मौका मिल गया था कि वो हम चूंकि बचपन से हमारे हीरो रहे यासर अराफात और फिदेल कास्त्रो और शेख मुजीब भी थे, तो एक मौका मिल गया कि साहब आपको ग्लोबल मार्च टू जेरूसलम के चलते कि बैनर के नीचे ईरान, टर्की और लेबनान जाना है। हम गए, बसों में यात्राएं की, बाल्बो बसों में यात्राएं की, समुद्र में भी यात्राएं की, और एक बार तो लगा कि जान खतरे में ही पड़ गई। लेबनान के बेरूत राजधानी में हमारा पानी का जहाज खड़ा हुआ था, हमारे पासपोर्ट ले लिए गए और हमको वीजा नहीं दिया, जबकि प्रॉमिस किया था कि वीजा ऑन अराइवल मिलने वाला है। बड़ी समस्या हो गई। 12-18 घंटे तक हम लोग शिप में ही बैठे रह गए। मतलब बेरूत शहर पे हम पैर नहीं रख सकते थे, हम समुद्र में बैठे हैं और चारों तरफ से राइफल, स्टेन गन और सारे AK-47 लेकर के घेरे हुए लोग हैं। बहुत समस्या आई। फिर बाद में पता लगा, हमने इंडियन एम्बेसी को फोन करके पता करा कि भाई बात क्या है। तो उन्होंने कहा कि साहब जो आपके होस्ट थे वो गायब थे, तो इसलिए आप लोगों को अब यहां से डिपोर्ट किया जा रहा है, आपके देश भेज दिया जाएगा। हमने कहा अच्छा। तो मैं ग्रास में आ गया और सारे लोगों को बुलाया, कई और मुल्कों के लोग भी थे उसमें। तो हमने कहा भाई देखिए, ये हमको पता लगा है और ये हम लोगों को डिपोर्ट करने वाले हैं। तो कुछ लोगों ने कहा साहब बहुत अच्छा हो जाएगा, हम अपने देश चले जाएंगे, यहाँ से मरने से अच्छा वहीं मरेंगे। तो हमने कहा नहीं, आप एक बात समझ लीजिए इसको कि एक बार अगर आपके पासपोर्ट पर डिपोर्टेड का ठप्पा लग जाएगा तो आप पूरी दुनिया के लिए इनवैलिड हो जाएंगे, आप कहीं आ जा नहीं सकेंगे। क्योंकि डिपोर्टेड ये नहीं लिखेगा कि पॉलिटिकल रीजन से हुए हैं, हो सकता है आपने रेप किया होगा वहां, हो सकता है आपने मर्डर किया होगा, हो सकता है डकैती या लूट किया होगा। तो मैंने कहा कि देखिए मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं गांधी लोहिया का आदमी हूं, मैं मरना कबूल करूंगा, यहीं मरूंगा मैं, और मेरी डेड बॉडी ही मेरे देश आएगी।
या तो फिर अपने मकसद में जाऊंगा, मैं जिस काम के लिए फिलिस्तीन के सपोर्ट में आया हूं तो उसके लिए जाऊंगा, या फिर मेरी डेड बॉडी जाएगी। फिर मैंने थोड़ा बोल तो क्या मैं, फिर हमने कहा लेकिन आगे क्या बढ़ेगा, तो हमने दिल्ली में लोगों को फोन किया और फिर पीटीआई ने खबर चलाई, सीनियर जर्नलिस्ट जयशंकर गुप्ता और ऐसे लोग, इतने लोग हैं वहां पे होस्ट बना के रखे गए हैं। बात पार्लियामेंट में उठी तो पार्लियामेंट में शायद उस समय मिनिस्टर थे राजीव शुक्ला, उन्होंने कहा कि साहब अगर 2 घंटे के अंदर लेबनान गवर्नमेंट वीजा नहीं देती है तो हम उसके बारे में सोचेंगे। कुछ ही देर बाद वही इमिग्रेशन के ऑफिसर्स दौड़े दौड़े आए और उनके साथ सारे वो बंदूक भारी थे। तो हुई जयशंकर गुप्ता, मैंने कहा मैं हूं, मुझे मारो पहले। नो सर, नो वी हैव ग्रांटेड यू वीजा। और उसके बाद जो रेड कारपेट बिछा करके ले गए, 5 स्टार होटल में ठहराया, फिर सारा का सारा उधर की अलग कहानी हो गई। तो लेकिन उसमें लेबनान के बारे में जो हम लिखते हैं, आप उसको पढ़िएगा कि अद्भुत, मतलब रोज तो वहां बम धमाके होते हैं, सारा कुछ है, हमास और ये सब बातें हैं। हिजबुल्लाह का वहां पे है, इजराइल के हमले भी होते रहते हैं, लेकिन वहां का डेमोक्रेसी अजीबो गरीब है। इतना बढ़िया डेमोक्रेसी वहां मुस्लिम्स का भी है, क्रिश्चियंस का भी है, सभी लोगों का मिला जुला बना हुआ कि किसका राष्ट्रपति होगा, किसका लोकसभा अध्यक्ष होगा, किसका प्राइम मिनिस्टर होगा, बकायदे चुनाव के साथ उनकी सीटें बढ़ जाती हैं। तो ये सारी चीजें आपको किताब अगर आप देखेंगे खोल करके तो उसमें एक एक बार की, मतलब देखिए हम तो किताब लिखने के हिसाब से लिख रहे थे, हम तो अखबार में रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन बीच बीच में फेसबुक पर डाल देते थे कभी। तो फेसबुक पर जो पढ़ता था वो कहता था आपके साथ हम भी इस देश में घूम आए हैं, तो आपने ऐसा लिखा है कि जैसे लगता है कि मैं खुद भी आपके साथ चल रहा हूँ, तो आप इसको क्यों नहीं लिपिबद्ध करते हैं किताब के लिए। फिर भी मैंने सोचा था जब, लेकिन कई देश और हो गए, जब अमेरिका हो गया, फिर चाइना चले गए, हम चाइना गए तो चाइना में भी उस समय डोकलाम का इशू बहुत हावी था। तो चूंकि वहाँ के जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने बुलाया था हम लोगों को, तो वहाँ पे भी काफी हमारी भी हुई, उनसे बहस भी हुई, झगड़े भी हुए, सब कुछ हुआ। हमने कहा कि भाई आप लोग जो करते हैं यहाँ, उसका खामियाजा हमारे यहाँ के लोगों, चांदनी चौक के व्यापारियों को भुगतना पड़ता है। आप तो अपने बना लेते हैं रिश्ते, लेकिन चाइनीज गुड्स का बाइकाट करना, इसके नाम पे जो फुलझड़ी बेच रहा है, जो इलेक्ट्रिक का बल्ब बेच रहा है, उसको जाकर के लोग पीट देते हैं। तो इस तरह काफी होता रहा। फिर उसी के बाद अचानक एक बार प्रेस काउंसिल की तरफ से हुआ कि साहब बांग्लादेश की यात्रा करनी है, बांग्लादेश जाना है। तो शेख मुजीब तो हमारे हीरो रही थे, तो वहां पर भी गया मैं, उन चीजों को तलाशा मैं कि कैसे एक लोकप्रिय नेता, इतना बड़ा बंग बंधु, सब कुछ, मतलब फादर ऑफ नेशन, सब कुछ कहा गया, उस आदमी की इतनी बर्बर हत्या क्यों हो गई, उसके पूरे परिवार की हत्या क्यों हो गई, बच्चे तक को लोगों ने बख्शा नहीं, छोटे छोटे बच्चों को भी दीवार के खिलाफ में रख करके मार डाला। ऐसा क्या हुआ, क्या कारण था? इन कारणों में गया मैं, उसको खोजा तलाशा मैं, और वहां की संस्कृति में। फिर जब ये सब हो गया तो घर में हुआ कि साहब आप खूब घूमते रहते हैं, हम लोग तो कभी ले ही नहीं जाते हैं कहीं भी। तो हमने कहा कहाँ ले जाए, चलो थाईलैंड चलते हैं। तो पहली यात्रा थी जो मेरी तना अपने ढंग से थी, थाईलैंड भी गए, पटाया भी गए, देखा बच्चे, बेटी भी थी और परिवार के साथ थाईलैंड पहला आदमी जयशंकर गुप्ता, आपको मिलेगा, देखेंगे। यह है पूर्वांचल। मैं तो अपने तरफ से जो करना था कर दिया, और आसिफ भाई की मेहरबानी है और नकवी भाई का शीर्षक, दोनों ने मिलकर, और नेशनल बुक ट्रस्ट ने इस किताब को छाप दिया, तो उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। अब चूंकि इस सब मामलों में बहुत काहिल भी है, आलसी भी है और नालायक भी है, उस ढंग से हम किताब का कोई परिचय, तो आसिफ भाई थे बार बार जोर डाल करके कहाँ पर डाल करके कि नहीं ये पाठक समागम करना है, उसमें ले चलना है, तो कुछ किताबें हम कहा भाई हमको खरीद के लाना पड़ेगा वहां से, वहां तो देते नहीं, कभी वो समीक्षा तक के लिए नहीं देते हैं एनबीटी वाले किताबें, तो कहा नहीं, लेकिन फिर भी ले आइए, चलिए वहां हम लोग करेंगे फंक्शन। तो इस बीच आपके बीच में हूँ मैं, आप किताब पढ़ेंगे और अगर आप प्रक्रियाओं से अवगत कराएंगे तो बहुत प्रसन्नता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे संबोधन में 2 टक देखा जग में एक ही चीज पता चला कि जयशंकर गुप्ता पड़ोसी जिला मऊ के पहला आदमी है जो थाईलैंड परिवार के साथ गए हैं। आमतौर पर लोग बिना परिवार को बताए जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजेश वर्मा पूर्वांचल के शान को सलाम करते हुए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।